नमस्कार। प्रदीप पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग मध्यकालीन भारत की एक क्रांतिकारी घटना मुग़ल साम्राज्य की स्थापना पढ़ेंगे, अर्थात मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल डायनेस्टी के जो शुरुआत के 6 शासक रहे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इनकी और औरंगजेब, इनकी उपलब्धियां काबिल तारीफ़ थीं। इन्होंने स्थापत्य की दृष्टि से भारत में महान कार्य किया, इन्होंने धार्मिक क्षेत्र में काम किया, इन्होंने राजनीतिक विस्तार किया और पूरे भारत में इनका विस्तार था। तो आइए समय न गंवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं मुग़ल वंश की स्थापना करने वाले व्यक्ति जिसका नाम था बाबर। आइए पढ़ते हैं जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा और माता का नाम था कुतुब निगार खानम। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। मिर्ज़ा एक टाइटल थी जो फरगना के गद्दी पर बैठते थे वो लगाते थे, अर्थात मिर्ज़ा शब्द इनकी टाइटल थी। और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा, माता का नाम था कुतुब निगार खानम। बाबर अपने पितृपक्ष से तैमूर की 5वीं वंशज था। बाबर पितृपक्ष से तैमूर वंश की 5वीं वंशज था और अपनी मातृपक्ष से ये चंगेज खां की 14वीं वंशज था। तो अगर देखा जाए तो उमर शेख मिर्ज़ा या बाबर एक चागताई तुर्क था और चंगेज खां क्या थे? मंगोल थे, अर्थात इनकी माता किससे संबंधित थी? मंगोल से संबंधित थी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बाबर 2 महान राजवंशों से संबंधित था। 2 महान राजवंशों से संबंधित था बाबर। और बाबर कहता है अपनी आत्मकथा तुजुक के बाबरी या बाबरनामा में, जिसको उसने पहली बार तुर्की भाषा में लिखा था, बाद में उसका भिन्न भिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ। तो बाबरनामा में बाबर कहता है कि मुझे अपनी माता के पक्ष का माना जाए, अर्थात मेरा संबंध मंगोलों से लगाया जाए। और इसी आधार पर उसने जिस डायनेस्टी की भारत में स्थापना की उसे मुग़ल कहा गया। जिस डायनेस्टी की स्थापना की उसे मुग़ल कहा गया। मुग़ल शब्द लैटिन भाषा के मोंग से आया है। मुग़ल शब्द लैटिन भाषा के मोंग से आया है, जिसका अर्थ होता है बहादुर। बहादुर। उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु जब बाबर 11 साल का होता है तो उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु एक दुर्घटना में होती है। ऐसा बताया जाता है कि छज्जे पर खड़े होकर और कबूतर को उड़ा रहा था और उसी समय छज्जा ढह गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो अल्प आयु में ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है और 1494 में फरगना की गद्दी पर इसको बैठना पड़ता है, क्योंकि फरगना का शासक इसका पिता उमर शेख मिर्ज़ा था। तो अब इसका उत्तराधिकारी, फरगना का उत्तराधिकारी बाबर होता है। ऐसा बताया जाता है कि इनकी ताजपोशी इनकी दादी एहसान दौलत बेगम, ऐसा बताया जाता है कि इनकी ताजपोशी, बाबर की ताजपोशी एहसान दौलत बेगम के द्वारा किया जाता है, जो कि इनकी दादी थी। इनकी दादी इनको बताती हैं कि कोई भी उत्तराधिकारी तब महान होता है जब वो अपने क्षेत्र को अक्षुण्ण बनाए रखे और दूसरे क्षेत्रों को विजित करे, अपने राज्य की सुरक्षा कर पाए और दूसरे राज्यों को विजित कर पाए। इनकी दादी कहती हैं कि तुम्हारे 2 महान उद्देश्य होंगे। पहला होगा समरकंद की विजय या समरकंद पर विजय, और दूसरा होगा हिंदुस्तान की विजय या हिंदुस्तान पर विजय। तो यहाँ पर समझना ये है कि समरकंद इतना महत्वपूर्ण क्यों था। ऐसा माना जाता है कि समरकंद 150 वर्षों तक तैमूरों की राजधानी थी। 150 वर्षों तक तैमूरों की राजधानी थी, 150 वर्षों तक। और इसी कारण समरकंद की अपनी एक अलग प्रतिष्ठा थी। और बाबरनामे में बाबर कहता है कि समरकंद रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान है, अर्थात दुनिया में इससे कोई बेहतर स्थान नहीं है रहने के लिए। तो इन्हीं 2 कारणों से ऐसा माना गया कि अगर बाबर समरकंद पर अधिकार कर लेता है तो उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और उसकी जो कीर्ति है वो चारों तरफ फैलेगी। और हिंदुस्तान की विजय, इनकी एहसान दौलत बेगम, ये 2 उद्देश्य, इन 2 उद्देश्यों पर गौर करने के लिए इनसे कहती हैं।
इस समय बाबर के सामने परिस्थितियां विपरीत थीं, क्योंकि उसकी आयु अल्प आयु थी। वो केवल 12 साल का लड़का था और फरगना को सुरक्षित बनाए रखना अपने आप में एक चैलेंज था। फरगना पर इसके चाचा का आक्रमण होता है और इसके मामा दोनों लोग मिलकर फरगना पर आक्रमण करते हैं कि जो बाबर है अभी अल्पायु है, छोटा लड़का है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए और फरगना पर हम अधिकार कर लें। तो इसके चाचा का नाम है अहमद मिर्ज़ा और इसके मामा का नाम गुलाम महमूद खां है। दोनों लोग मिलकर फरगना पर आक्रमण करते हैं और फरगना की सुरक्षा बाबर बहुत ही कुशलता पूर्वक करता है, अर्थात इसकी सीमा को यह अक्षुण्ण बनाए रखता है और इनको पराजित करके यहाँ से भेज देता है। अब बाबर का जो दूसरा उद्देश्य था वो था समरकंद की विजय। बाबर का एक और उद्देश्य था समरकंद की विजय। अब बाबर क्या करता है कि समरकंद पर आक्रमण करता है। समरकंद उज्बेकिस्तान का एक स्थान है वर्तमान समय में और मध्य एशिया में पड़ता है ये। तो समरकंद पर आक्रमण करता है और समरकंद पर ये कई बार आक्रमण करता है, लेकिन इसको किसी भी बार सफलता नहीं मिलती है। और अंत में बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में जो कि 1502 ईस्वी में घटित हुआ था, सर-ए-पुल के युद्ध में 1502 में सर-ए-पुल के युद्ध में सैबानी खां के द्वारा इसे अंतिम रूप से पराजित कर दिया गया। और ऐसा कहा जाता है कि सैबानी खां ने इस युद्ध में तुलगुमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। अब ये तुलगुमा युद्ध पद्धति जो है, ये देखेंगे आप कि इसका बड़ा रोल होता है बाबर का भारत में आगमन और पानीपत की विजय में। अब ये जो है भले ही हार गया, लेकिन इन हारों से बाबर ने सीख ली और उसने क्या सीखा? तुलगुमा युद्ध पद्धति। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि तुलगुमा युद्ध पद्धति क्या है। जब पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे तो वहाँ पर तुलगुमा युद्ध पद्धति के बारे में देखेंगे। तो ये पराजित हो जाता है और इसके हाथ से समरकंद निकल जाता है। और फिर उसके बाद जब ये फरगना की तरफ लौटता है तो ये देखता है कि वहाँ के जो विद्रोही थे, जो बाबर का विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने इसके चचेरे भाई जहांगीर मिर्ज़ा, इसका चचेरा भाई है जहांगीर मिर्ज़ा, उसको शासक बना देते हैं। अब बाबर के हाथ से ना तो समरकंद है और ना फरगना है। अब बाबर यायावरीय जीवन बिताने लगता है, इधर उधर घुमक्कड़ों की तरह घूमने लगता है। फिर वो घूमते घूमते पहुंचता है काबुल। और काबुल में इस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं, काबुल पहुंचता है और काबुल की परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं, वहाँ पर इस तरह से परिस्थितियां बनी कि बाबर को वहाँ पर सत्ता प्राप्त हो गई काबुल में। और बाबर को सत्ता प्राप्त हुई तो ये बाबर को पहली सफलता थी। और बाबर ने यहीं पर सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने पादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने काबुल में सत्ता प्राप्त करने के बाद पादशाह की उपाधि धारण की। पाद का मतलब होता है अस्थायित्व और शाह का मतलब होता है शासक, अस्थायित्व और शासक। तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि ऐसा शासक जिसके अस्थायित्व को कोई खतरा न हो। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, पूछा जाता है कि बाबर पादशाह की उपाधि कौन धारण करता है, किस शासक के द्वारा पादशाह की उपाधि धारण की जाती है, किस युद्ध के बाद बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की और इसका मतलब क्या है? तो ऐसा शासक जिसके अस्थायित्व को कोई खतरा ना हो। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसके जो पूर्व के शासक थे उन्होंने मिर्ज़ा की उपाधि धारण की। चाहे आप इसके भाई का नाम देख लीजिए जहांगीर मिर्ज़ा, चाहे इनके पिता को देख लीजिए उमर शेख मिर्ज़ा। तो इसने क्या किया, जो तैमूर वंशी परंपरा चली आ रही थी मिर्ज़ा टाइटल रखने की, उसको इसने तोड़ा और पहली बार इसने पादशाह की उपाधि धारण की। अर्थात जो परंपरा थी तैमूरों की, उससे अलग क्या किया इसने? पादशाह की उपाधि धारण की। अब देखते हैं
बाबर का हिंदुस्तान की ओर प्रस्थान। बाबर ने हिंदुस्तान की ओर प्रस्थान किया और इसका कारण था कि उत्तर पश्चिम में अर्थात मध्य एशिया के उत्तर पश्चिम में समरकंद था और समरकंद में शक्तिशाली शक्तियों ने स्थान ले लिया था, तो इसका वहां पर साम्राज्य विस्तार करना बहुत ही कठिन था। तो बाबर सोचता है कि क्यों ना हम भारत की ओर चलें, अर्थात हम दक्षिण पूर्व की ओर चलें, और ये भारत की तरफ निकल पड़ता है। तो ऐसा माना जाता है कि 1519 में इसने 2 अभियान किए, एक बाजीर पर और दूसरा भेरा पर। तीसरा जो अभियान होता है इसको 1520 में, वो होता है पेशावर पर, और 1524 में चौथा होता है अभियान पंजाब पर, और 1525 से 5वां इसका अभियान होता है दौलत खान लोधी के विरुद्ध। और माना जाता है कि इसी अभियान में, ऐसा माना जाता है कि इसी अभियान में इसको भारत में प्रवेश मिल जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि भारत पर बाबर के आक्रमण के कारण क्या कह रहे हैं, किन परिस्थितियों ने बाबर को भारत बुलाया। तो उत्तर पश्चिम में सफलता नहीं मिल रही थी बाबर को, और दक्षिण पूर्व की ओर अभियान करना था। अभी हमने समझा कि समरकंद में शक्तिशाली शासकों का असर था, जिससे उसे उत्तर पश्चिम में सफलता नहीं मिली, और दक्षिण पूर्व की ओर अर्थात भारत की ओर प्रस्थान करता है, क्योंकि इसे इस बात की भनक हो जाती है कि मेरा अब दक्षिण पश्चिम की तरफ हम विस्तार नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए दक्षिण पूर्व की ओर अभियान किया जाए। दूसरी बात जो थी, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसकी दादी माँ की प्रेरणा थी। इसकी दादी माँ एहसान दौलत बेगम, जिन्होंने कहा था कि आपके जीवन के 2 उद्देश्य हैं, एक समरकंद की विजय और दूसरा हिंदुस्तान की विजय। तो दादी की प्रेरणा के कारण भी ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रस्थान करता है। भारत की राजनीतिक स्थिति इस समय वैसी ही थी जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय थी, अर्थात हिंदुस्तान छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था और सभी राज्य एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए थे, जिससे एकजुट होकर नहीं थे। अर्थात कोई भी शासक उस समय आता तो भारत के लिए, तो उसके लिए वो भारत की ये परिस्थितियां उसके अनुकूल होती और वो आसानी से यहाँ पर सत्ता प्राप्त कर सकता था। आइए देखते हैं। पंजाब का सुबेदार था दौलत खान लोधी, और ये बाबर को आमंत्रण देता है कि आप आइए और इब्राहिम लोधी अर्थात जो दिल्ली का शासक था उस पर आक्रमण कीजिए। इसका उद्देश्य क्या था? ये चाहता था कि अगर इब्राहिम लोधी युद्ध में पराजित हो जाता है तो ये पंजाब को मैं एक स्वतंत्र राज्य बनाऊंगा और उसका शासक बनूंगा। पंजाब को एक स्वतंत्र राज्य बनाऊंगा और उसका शासक बनूंगा। तो इसमें दौलत खान लोधी का ये स्वार्थ निहित था। आलम खान लोधी का आमंत्रण। आलम खान लोधी कौन थे? ये था इब्राहिम लोधी का चाचा था, और ये बाबर को आमंत्रण देता है कि आप इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करें और उसको पराजित करें। ये खुद दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था, खुद दिल्ली का शासक बनना चाहता था, सत्तारूढ़ होना चाहता था। राणा सांगा का आमंत्रण। राणा सांगा मेवाड़ के शासक राणा सांगा ये बाबर को आमंत्रण देते हैं, लाहौर में मिलते हैं बाबर से, और बाबर से कहते हैं कि यदि आप दिल्ली पर आक्रमण करते हैं अर्थात इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करते हैं तो मैं आपका साथ दूंगा। इनका उद्देश्य क्या था? राणा सांगा का उद्देश्य था कि जब 2 शक्तियां आपस में लड़ेंगी अर्थात बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जब लड़ाई होगी तो मुझे मौका मिलेगा और मैं हिंदू राज्य की स्थापना करूंगा। दोनों शक्तियों के लड़ने से दोनों शक्तियां कमजोर होंगी और मुझे मौका मिलेगा अर्थात राणा सांगा को मौका मिलेगा और वो हिंदू राज्य की स्थापना करेगा। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिन 7 राज्यों का उल्लेख करता है वो है बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात, मेवाड़ और विजयनगर। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 5 जो राज्य थे ये मुस्लिम राज्य थे, अर्थात यहाँ के शासक मुस्लिम थे, और जो ये 2 राज्य थे यहाँ के शासक हिंदू थे। विजयनगर साम्राज्य से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया था, और बाबर लिखता है अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कि इस समय भारत का जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो कृष्णदेव राय है, जो विजयनगर साम्राज्य से ही था। कृष्णदेव राय, ये याद रखना, कई बार पूछा गया है। बाबर जिन सब बताता है कि सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई इस समय भारत में है तो वो कृष्णदेव राय है। तो आइए देखते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 AD या CE अर्थात एंडो डोमिनी इन द ईयर ऑफ गॉड अथवा कामन एरा में अथवा ईस्वी में घटित हुआ था। हम लोग इससे पहले की वीडियो में AD, CE,
BC, BCE आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बस इतना जानिए आप, चाहे एनो डोमिनी कहिए या फिर कहिए काम बनेगा। पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच होता है? ये तो होता है ये बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक है, और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी साम्राज्य का, लोदी वंश का अंतिम शासक है, और ये अफगान शासक है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इस युद्ध में उस्मानी पद्धति, तोपों को लगाने की उस्मानी पद्धति का अनुसरण किया जाता है। और इसमें किया यह जाता है कि दो गाड़ियों के बीच थोड़े स्थान में खाली रखकर उस स्थान के बीच में तोप लगाई जाती है। दो गाड़ियों के बीच जो खाली स्थान होता है उनके बीच में तोप लगाई जाती है। इस पद्धति को कहते हैं उस्मानी पद्धति। और आप जानते हैं कि इस युद्ध में तुल्यगुमा पद्धति का भी प्रयोग किया गया। आप जान चुके हैं कि तुल्यगुमा पद्धति किसे कहते हैं। तो हुआ ये कि बाबर ने पहले युद्ध की तैयारियां की और बड़ी बड़ी खाई खुदवाई उसने, और उसके बाद में उसने सेना को 4 टुकड़ों में बांट दिया। लगभग 5000 की एक टुकड़ी इब्राहिम के ऊपर आक्रमण करती है, और इब्राहिम भूल कर बैठता है और वो इसको खदेड़ता है। उसकी सेना इसको खदेड़ती है। जैसे कबड्डी में हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग कबड्डी में पहले थोड़ा सा बढ़ते हैं, उसके बाद में 2-4 कदम पीछे हट जाते हैं। तो कुछ वैसी स्थिति थी। तो जैसे ही आगे बढ़े तो वैसे ही हुआ क्या, ये सेना पीछे हट गई, और फिर बाद में जैसे ही ये खाई में गिरने लगे इब्राहिम लोदी की सेनाएं, वैसे ही यहाँ पर जो ये उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बंदूक का विभाग देख रहा था, उस्ताद अली तोप का, तो इन दोनों ने क्या किया कि इब्राहिम लोदी के सैनिकों पर तोपों से वर्षा कर दिया। और इब्राहिम लोदी का एक सैनिक कहता है कि अगर आप चाहें, चूंकि हम पूर्ण रूप से घिर चुके हैं, अब बचने के आसार कम ही हैं, तो आप चाहें तो युद्ध का मैदान छोड़ सकते हैं। इब्राहिम लोदी कहता है कि मैं जिनके साथ बड़ा हुआ हूँ, जिनके साथ मैंने जीवन जिया है, और उनको मैं देख रहा हूँ कि वो कटे फटे पड़े हुए हैं, तो मैं कैसे इनको छोड़कर चला जाऊँ। मैं इन्हीं के साथ जिया हूँ और इन्हीं के साथ सो जाऊँगा। बाबर को ये बातें सुनाई देती हैं, और बाबर तुरंत युद्ध रोकने की घोषणा करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इब्राहिम लोदी का सर लेकर बाबर कहता है कि मैं तेरी बहादुरी की तारीफ करता हूँ, और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है वहीं पर। ये पहला मध्यकालीन शासक था जिसकी मृत्यु मैदान में होती है, अर्थात युद्ध के मैदान में होती है। ये पहला ऐसा मध्यकालीन शासक था। बाबर उदारता दिखाते हुए और वहीं पर इनकी मजार बनवा देता है जहाँ पर इसकी मृत्यु होती है, और इसके परिवार को पूर्णतः संरक्षण प्रदान करता है। ऐसा बात बताया जाता है कि इसका परिवार जो था, जो इसकी माता थी इब्राहिम लोदी की, इसने रसोइयों और नौकरानियों से मिलकर बाबर के खाने में जहर डाल दिया, और बाबर भाग्यवश बच गया। तो उसने अन्य नौकरानियों को और जो जो लोग उस षड्यंत्र में शामिल थे उनको उसने फांसी की सजा दी और मृत्युदंड दिया, और इब्राहिम लोदी की माता जी को आजीवन कारावास। तो ये कहानी थी। और एक महत्वपूर्ण बात है कि ग्वालियर के राजा विक्रमजीत, भी इब्राहिम लोदी की तरफ से युद्ध करता है और युद्ध में मारा जाता है। तो इसके परिवार को भी संरक्षण बाद में बाबर प्रदान करता है। बाबर के साथ में यहाँ पर हुमायूं भी इसका सहयोग करता है, और बाबर का इस युद्ध के बाद दिल्ली पर और आगरा पर अधिकार हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं को इसी दौरान कोहिनूर हीरा प्राप्त होता है। इसी दौरान हुमायूं को प्राप्त होता है। बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद ऐसा बताया जाता है कि काबुल में उसने अशरफियों को बांटा, हर घर में एक अशरफी बांटी, जिससे वहां के लोगों ने इसे कलंदर के नाम से संबोधन किया, इसे कलंदर कहा, और बाबर को कलंदर कहा जाने लगा। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि किसको कलंदर के नाम से संबोधित किया जाता है, तो आपको आंसर करना है कि बाबर को कलंदर के नाम से संबोधित किया जाता है। होता क्या है कि उस युद्ध के परिणाम स्वरूप बाबर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुई, और इसके जो सैनिक थे उनको वेतन देने के लिए भी इसके पास पैसे नहीं रह गए। तो इसने 35% कटौती करके अपने सैनिकों को वेतन दिया। और इसने कहा, बाबर ने ये कहता है कि आप लोग दिल्ली में और आगरा में, कहता है कि आप लोग अपने घरों की खिड़कियाँ और दरवाजे खोल दीजिए। मुझे अल्लाह ने इस साम्राज्य को मेरे लिए बनाया है,
और मैं कोई पशु पक्षी नहीं हूँ, मैं कोई पशु नहीं हूँ, आप लोग मेरे लिए दरवाजे खोल दीजिए। लेकिन इसका कोई भी प्रभाव वहाँ के जनता पर नहीं पड़ता है और देसी बनाम विदेशी के नारे लगते हैं। अर्थात लोधियों को देसी माना गया था और बाबर को विदेशी माना गया था, और इसी का परिणाम था खानवा का युद्ध। तो आइए पढ़ते हैं खानवा का युद्ध। तो देसी बनाम विदेशी, देसी बनाम विदेशी, देसी बनाम विदेशी का परिणाम था खानवा युद्ध। और ये कॉन्सेप्ट देते हैं इतिहासकार एस.आर. शर्मा। एस.आर. शर्मा कहते हैं कि देसी बनाम विदेशी का, क्योंकि भारत के लोग बाबर को देश का मानने के लिए तैयार नहीं थे। और जो दूसरा कारण था, राणा सांगा को ऐसा लगता था कि राणा सांगा लाहौर में जब बाबर से मिलता है तो वो स्वयं बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण के लिए आमंत्रण देता है, क्योंकि उसे उस समय यह आभास हुआ था कि अगर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा दो शक्तियां आपस में टकराएंगी तो दोनों कमजोर होंगी और मुझे अर्थात राणा सांगा को एक हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन राणा सांगा की इसे सोच सच नहीं हुई, और जैसे कि अभी तक जितने भी एशियाई आक्रमणकारी आए थे वो लूटपाट करके यहाँ से लौट जाते थे, लेकिन इस बार बाबर ने यहीं रुकने का मन बनाया और राणा सांगा को ये बातें चिंतित कर रही थी। इसके अलावा पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने अफगानों को पूर्ण रूप से कुचलने के लिए सोचा, और उन अफगानों में थे हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खान लोदी। तो ये तीन के तीनों भाग कर राणा सांगा के पास पहुंचते हैं और राणा सांगा से शरण मांगते हैं। तो एक तो ये लोग भी तैयार हो जाते हैं राणा सांगा के साथ युद्ध करने के लिए, और ये युद्ध 2 चरणों में होता है। खास बात यह है कि ये युद्ध 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में बाबर की हार होती है, प्रथम चरण में बाबर की हार होती है, और उसी समय एक ज्योतिषी होता है, मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिषी है। ये क्या करता है, भविष्यवाणी करता है कि बाबर के लिए यह समय अत्यंत कठिन है और ग्रहों की दशा उसके विपरीत है, तो बहुत मुश्किल है उसका युद्ध में जीत पाना। बाबर इस बात से थोड़ा विचलित होता है। फिर वो एक साहसिक भाषण देता है अपने सैनिकों के सामने और कहता है कि मरना तो सबको है, लेकिन जो जीवन का आनंद लेते हैं वो मरने से नहीं डरते, और बचेगा केवल इस धरती पर ईश्वर। और इसी तरह से वो भाषण देता है। आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में बाबर को, दूसरे चरण में राणा सांगा को बाबर पराजित कर देता है। राणा सांगा की वीरता का बखान होता है। राणा सांगा के बारे में बताया जाता है कि ये 100 युद्धों में भाग ले चुका था और इसके शरीर पर 100 घाव थे। तो इस तरह से बाबर ने खानवा के युद्ध को जीत लिया, और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि राणा सांगा के सपने चकनाचूर हो गए, और बाबर ने जो पानीपत का युद्ध जीतकर बादशाह की उपाधि धारण की थी उसको अस्थायित्व मिल गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाबर की जो शुरुआत की परिस्थितियां थीं वो उसके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी। उमर शेख मिर्जा, उसके पिता ने उसके लिए एक छोटी सी रियासत फरगना छोड़ी थी, और वो भी अल्प आयु में बाबर को उसकी सत्ता संभालनी पड़ी थी। पारिवारिक परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। उसके चाचा और मामा भी फरगना पर आक्रमण करते हैं, और समरकंद की विजय की वो सोचता है, लेकिन वहां पर भी उसको सफलता नहीं मिलती है। लेकिन वो अपनी हार से तनिक भी ना डिगता है और भारत की तरफ कूच करता है। भारत की तरफ आने पर वो पानीपत के युद्ध के द्वारा वो भारत में सत्ता स्थापित करता है, मुगल डायनेस्टी को स्थापित करता है, और खानवा के युद्ध के द्वारा, जो खानवा का युद्ध हुआ उसके द्वारा उसको और स्थायित्व प्रदान करता है। तो अभी बाबर के बारे में हमें बाबर के और 2 युद्ध पढ़ने हैं, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग युद्ध हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं बाबर के बारे में, और भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फिर हम अदर फैक्ट्स नाम से, अदर फैक्ट्स अर्थात जिसको हम कहानी में जोड़ नहीं पाए हैं, उन तथ्यों की भी एक चर्चा हम लोग करेंगे, और उन तथ्यों को एक साथ करके वो उसकी चर्चा करेंगे। तो आपने इतना ध्यानपूर्वक वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।